धर्मेंद्र जी, आपसे बात शुरू करूंगा। अच्छा, समझदारी का मसला ये होता है कि हम अंदर अंदर अगर मन में लड्डू फूटे भी तो उसको तब तक सार्वजनिक नहीं करते जब तक चीजें शेप ना ले जाएं, वरना जगहसाई बंद होती है। मन में लड्डू फोड़ने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन चौराहे पर लड्डू ना फोड़ो। मुझे याद है समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश जी ने कई बार ऑफर दिए। कुछ ऑफर तो बड़े प्रसिद्ध हुए, मानसून ऑफर, 100 लाओ सीएम बनो, ऐसे कई बार ऑफर आए। और कई बार अखिलेश जी ने डेट भी दी कि योगी जी के जाने की डेट पता लग गई, दिल्ली में बात हो गई है, फला तारीख को गो वेंट गॉन योगी हो जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। अब अखिलेश जी कह रहे कि अगर वो लिट्टी चोखा बाटी चोखा खड़े होकर खा रहे होते तब क्या होता, ये बताओ। इस बात का क्या अर्थ है धर्मेंद्र जी? साथियों और आपके दर्शकों को देखिए, ऐसा है, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं। जब आप कहोगे, आपकी बातें आएंगी, आप खुद ही उनको धमकी दोगे, नोटिस दोगे और धमकाओगे, बाटी चोखा तुमने खा लिया, बड़ा गलत किया, पार्टी स्पष्टीकरण मांगेगी, पार्टी से निकालेगी, आपके विद्रोह को दबाने का काम करेगी, तो उसमें हमारे ऊपर क्यों दोष लगा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि भाई, अगर वो विधायक बाटी चोखा खा लिए या उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, आपस में दर्द बयां कर लिया, तो उसमें फिर प्रदेश अध्यक्ष को धमकाने की क्या जरूरत थी? क्या योगी जी के इशारे पे किया कि दिल्ली के इशारे पे किया? वो सब आप लोग भी जैसे क्षण की खबरें आती है वैसे हम लोग भी पता चलता रहता है, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, क्या चल रहा है। भाई देखिए, परिवर्तन की बात, ये कोई हमको परिवर्तित नहीं करना था, ना आपको चैनल्स करना था कि उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने योगी जी को तय किया था, और समय समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व से के लोग जो यहाँ पर उनके प्रतिनिधि हैं, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि अब बदलना है, तब बदलना है। वही हम लोग भी सुनते हैं, वही हम लोग भी कहते हैं। दूसरी बात, ऑफर की जहां नहीं तक धर्मेंद्र जी, मेरा एक मिनट रुको भाई, फिर पूरी बात कहेगा। एक मिनट, बच्चे कहीं समझ में आता है, छोटे लोग कहीं समझ में आता है, जो पार्टी का सबसे बड़ा व्यक्ति हो उसको ये नहीं फंसना चाहिए ना छोटे खेल में। तारीख तय हो गई, योगी जा रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह से बुलवा दो, मनोज काका से बुलवा दो, अशोक यादव से बुलवा दो। ये अशोक अखिलेश जी बोल देंगे तो फिर क्या बचेगा? और फिर योगी जाते नहीं वो एक मिनट पर सुन लो, वो और मजबूत हो जाते हैं, तब स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। राजा को नहीं बोलना चाहिए ना, बाकी अमला काहे के लिए, इसी के लिए रखा ना पार्टी में कि बुलवाओ। या तो आपका बोला हो जाए तब तो बड़ा आदमी बोले, पक्की बात है तो बड़ा बोले, और नहीं पक्की बात है तो छुटके बोले। धर्मेंद्र जी नहीं, अमिताभ जी, कोई हम कांस्पिरेसी नहीं करते हैं, न कोई साजिश करते हैं, न कोई ऑफ द रिकॉर्ड योजना बनाते हैं। जो दिख रहा होता, जो समाज चल रहा होता, वही लोगों के बीच जाता, वही हम लोग भी करते हैं, विपक्ष के नाते जो होना चाहिए। देखिए, दिल्ली वाले हटाना चाहते हैं, दिल्ली वाले कोई आम आदमी नहीं है, जिन्होंने बनाया था वो हटाना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का, जेपी नड्डा साहब से जब पूछा उन्होंने, तमाम विपक्ष, हम लोग कई लोग कह रहे थे कि योगी जी के लोकसभा चुनाव के बाद अगर यूपी जीते तो हटा देंगे, तो नड्डा जी ने एक बार भी मना किया था क्या? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अलबत्ता उन्होंने कह दिया अब संघ को हमारी जरूरत नहीं। ये अलग बात है कि रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने ठीक है धर्मेंद्र जी, अगर वो कहेंगे तो कहा जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, मजे की बात तब, गरिमापूर्ण बात तब बने अखिलेश जी के लेवल पर, धर्मेंद्र सिंह के लेवल पर ठीक है, अखिलेश जी के लेवल पर तब बने जब वो ये कहें कि नड्डा ने हमको फोन करके कहा कि योगी को शनिवार को हटा रहे हैं, तब तो बात बन जाएगी। और नहीं तो काहे को ये चौराहे पर हर दिन वही बात दोहराते हो? उसका भजन तो हो यार। के तिवारी और राजीव गांधी में अंतर रहता था ना। राजीव गांधी तो के तिवारी नहीं, बकलोली के लिए के तिवारी रखे गए थे कि भाई तुम बकलोली करते रहो। पार्टियों में बकलोली के लिए लोग रखे जाते हैं, बड़ा नेता बकलोली में नहीं फंसता है। अब बैठ के खाओ लिट्टी और चाहे खड़े हो खाओ, उससे क्या हो जाएगा? क्या किसी ने ऐसा कहा कि 50 लोग, शिवपाल जी ने और अखिलेश जी ने तो प्रस्ताव दिया था कि हमारी तरफ आ जाओ, किसी ने बोला कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि वही दिल्ली वाले हटाना चाहते हैं। दिल्ली वालों ने कभी ऐसा वक्तव्य दिया हो या सपा को कहा हो कभी टेलीफोन करके, व्हाट्सएप करके, तो सार्वजनिक करिए कि हमसे बोले अमित शाह, हमसे बोले मोदी, हमसे बोले भागवत।
नहीं ना, नहीं तो फिर ये बच्चों की चकल्लस रहने दीजिए, इसमें बड़े न उलझे, मेरा सिर्फ कहना इतना था। आलोक पांडे जी, हम लिट्टी चोखा में उलझे हैं, उधर एक नया परिदृश्य देश के सामने आया उत्तर प्रदेश के जरिए, जिसकी जिक्र मैंने शुरुआत में की, जिसका उल्लेख 2025 में 55 करोड़ लोग, मोटे तौर पर 25 करोड़ यूपी की आबादी मानते हैं हम, डबल से ज्यादा 55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश आए। एक व्यक्ति आता है उत्तर प्रदेश में, एक अध्ययन है, हाई प्रोफाइल अध्ययन है, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आता है बाहर से यहां घूमने, वो 7 लोगों की आजीविका को गति देता है। कितने? 7 लोगों की आजीविका को गति देता है। यहां लिट्टी चोखा में उलझे, वहां 55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आ गए। पूरे देश के टोटल टूरिज्म का मोर देन 1/4 अकेले उत्तर प्रदेश के पास। और इधर धर्मेंद्र जी लिट्टी चोखा में उलझे कि लहसुन की का तड़का लगाएंगे प्याज का। आलोक जी। जी अमिताभ सर, प्रणाम सर। भैया देखिए अमिताभ सर, 2022 का मुझे महीना याद है, मई या जून में हम और आप परिचर्चा में थे। ये आज जो आप बता रहे हैं उसी से लिंक है, और आपने एक बात उठाई थी जिसमें था कि मंदिर बनने से, आपने उसका उत्तर दिया था कि मंदिर बनने से फायदा क्या 2022 में, और उसका जब आपने 2022 में अनुमान लगाया था और 2025 खत्म होते होते तक वो अनुमान 300% सही हो गया। 300% इसलिए कह रहा हूं कि उसमें उस समय अगर किसी को कोई डाउट था तथा कथित सेकुलर लोगों को, मैं उन्हें तथा सेकुलर भी नहीं मानता, भारत में सेकुलर है ही नहीं, भारत में जितने लोग हैं वो तथा कथित सेकुलर हैं। तो जो तथा कथित सेकुलर थे वो कहते थे मंदिर बनने से फायदा क्या, वो उत्तर आपसे निकल के आया था कि मंदिर बनने से ये फायदा, मंदिर बनने से फायदा 52 करोड़ लोग, मंदिर बनने से फायदा है रोजगार। एक सर्वे और भी था कि एक जिले में, यानी अगर अयोध्या में तीर्थ यात्रा आती तो 10 जिले प्रॉस्परस हो जाते, 10 जिले, आसपास के सारे 10 जिलों तक उसका इकोनॉमिक चार्म जाता है। तो जो हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन सदियों से क्यों था, केवल धार्मिकता के आधार पर नहीं था, जो चाणक्य के समय से लेकर अभी तक चला आया, उसका कारण था आर्थिक मूवमेंट को बढ़ाना, उसका कारण था देश की नेशनल यूनिटी को बढ़ाना, उसका कारण था देश की कल्चरल यूनिटी को बढ़ाना। इस सेकुलरिज्म ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी को एक क्रेडिट जाता है कि उसने अपने वोट बैंक को भी मजबूत किया। देखिए, राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक का भी लाभ हुआ। जब आप ये बात बता रहे थे तो मैंने सर्वे किया कि गोवा में कितने गए, गोवा में गए 59 लाख लोग, और आगरा में कितने आए 70 लाख लोग, दोनों को मिला तो 1.25 करोड़। यानी 2 दिन 3 दिन के अयोध्या जी 30-31 दिसंबर को अयोध्या जी में जितने लोगों ने दर्शन किया, उतने में पूरा गोवा और आगरा का ताजमहल निपट गया। तो ये बताता है कि भारत में सांस्कृतिक उन्नयन का प्रारंभ है। और एक सर रिपोर्ट में और बताता हूँ ऐतिहासिक रूप से, जब मंदिरों का उन्नयन हुआ भारत में, जब मंदिरों का उन्नयन हुआ, भारत आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति बना। इसीलिए जितने विदेशी आए उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ा। क्यों? इससे भारत का आर्थिक शक्ति और फिर राजनीतिक शक्ति कमजोर होती है। तो भारत में जैसे जैसे हमारे मंदिर मजबूत होंगे, वैसे वैसे भारत राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, और सांस्कृतिक रूप से तो स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। ठीक बात। वरुण पुरोहित जी के पास चलूंगा। एक सामान्य बात कहता हूं, आलोक जी तो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं जो अभ्यर्थी होते हैं, तो उनकी बात थोड़ी कठिन भी होती है। मैं तो गांव का आदमी हूं, बिल्कुल लेमन वाली बात कहूंगा। अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा है, 15 कोसी परिक्रमा है और 84 कोसी परिक्रमा है। 3 परिक्रमाएं हैं। 84 कोसी परिक्रमा का मतलब जानते हैं क्या है? अगर रामलला के मंदिर को नाभि केंद्र माने और उसके चारों ओर प्रकार घुमा दें क्या, तो वो 250 किलोमीटर, लगभग 240-45 किलोमीटर हो जाता है 84 कोस में। अयोध्या में रामलला के मंदिर ने उस पूरे 84 कोस के भाग्य पर नई जीवन रेखा लिख दी, नई भाग्य रेखा लिख दी। मैंने एक बार कहा था
कि हम लोग 80 के अंत में अयोध्या जाते थे तो कोई रहने के लिए ढंग का होटल नहीं, खाने के लिए ढंग की जगह नहीं, रिक्शा चलो तो गिर पड़ो, इतनी उबड़ खाबड़। बंदर भी कुम्हलाए हुए, साधु भी क्षीण देह, कुछ नहीं, सब कुछ वीरान। हमने देखा उस अयोध्या को। और आज स्थिति यह कि अयोध्या में सामान्य दिनों में भी सड़क पर केवल शीश ही शीश दिखते हैं, हर वक्त 365 दिन जन समुद्र दिखता है। वरुण पुरोहित जी, मैंने एक बात का जिक्र किया था कि एक अध्ययन बताता है कि एक व्यक्ति जब आता है पर्यटन के लिए तो वो 7 लोगों की आजीविका को पुश करता है। ये तो बड़ी उपलब्धि है। धर्म और अध्यात्म और अर्थशास्त्र तीनों एक साथ परवान चढ़ रहे हैं। वरुण जी। अमिताभ जी, अलग अलग पार्ट है। आप जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ रिलीजियस रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि मैंने घर में भी बच्चों को देखा 9 दिन तक नवरात्रों के व्रत करने लग गए। ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन मैंने देखा। बचपन में अपने तो होता था, बीच में चीजें गड्ढमड्ढ हो गई थी, वापस बच्चों में भी आ गया। तो ये आप जो कह रहे हैं प्रूव होता है इस बात को। लेकिन मैं आप जो अभी शब्द का आपने सर्वे की बात करी, एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है लगातार साल 2 साल 3 साल से, धार्मिक पर्यटन। ये पर्यटन शब्द को मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि आस्था से जुड़ा पर्यटन नहीं होता है। आस्था से तीर्थ यात्रा में जाते हैं या रिलीजियस कोई यात्रा करते हैं, उसको पर्यटन नहीं कह सकते। लेकिन इसको इन्होंने उसको पूंजीवादी दृष्टिकोण है, इसलिए पर्यटन शब्द से जोड़ दिया। टूरिज्म भगवान का कोई टूरिज्म थोड़ी होता है, भगवान के लिए तो आस्था से जाता है। दूसरी बात, बार बार अभी अब जैसे अभी अखिलेश जी के सहभोज की बात हो रही थी, अखिलेश सहभोज कोई भी कर सकता है। जब ठाकुरों का हुआ, जब तो किसी ने कमेंट नहीं किया, पार्टी ने भी निर्देश नहीं दिया ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। जब ब्राह्मणों ने कर लिया, जब सबके वो हो गया, तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है भारत के अंदर। कोई भी बात है, दलित मूवमेंट, कोई ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया। अब ब्राह्मणों ने किसी की कोई जमीन छीनी नहीं, ब्राह्मणों ने कभी किसी से मारपीट की नहीं, ब्राह्मण अरबपति सेठ देश में है नहीं, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट एक ब्राह्मण बना रखा है सब पार्टियों ने। और कांग्रेस का, क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का डिबेकल भी इसीलिए हुआ है कि ब्राह्मणों को दरकिनार कर दिया। और ये मोदी राज में भी, आप सहमत हो चाहे नहीं हो, ब्राह्मणों को दरकिनार किया गया लगातार। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ब्राह्मणों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, इसलिए उन्होंने बैठक करी। अब ये आप जो कह रहे हो राजनीतिक सूझबूझ और गहराई की बात, वो तो हर पार्टी अपने हिसाब से करेगी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। आप तो सीनियर एडिटर हो, बस इतनी पत्रकार सालों को तो आप कर सकते हो, किसी मुझे इतनी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ये इकोनॉमिक पॉइंट जो जोड़ रहे हैं, ये अब शुरू से ही था। आप कह रहे हो पहले पॉपुलेशन कम, अब इसके जो आप जो इसके धर्म से जो जोड़ रहे हो, उसको मैं ब्राह्मण शब्द इसलिए लाया कि ब्राह्मणों को तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है, धर्म से, मंदिरों से हटाया जा रहा है, पुजारी दूसरे बनाए जा रहे हैं, और ब्राह्मणों का से खत्म होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तो एक खतरनाक चीज है धर्म के लिए, आस्था के लिए। तो ब्राह्मणों को जितना नेग्लेक्ट करोगे, जितना धर्म को आप विनाश करोगे, धर्म का नाश होगा। पांडे जी ने पढ़ाते हैं बच्चों को, मुझे नहीं पता सर्वे क्या कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों का अगर आप सर्वे करते हो तो पूरे देश में ब्राह्मणों को हर तरह से सब नेग्लेक्ट किया जा रहा है। उसको ठीक है वरुण भाई, वरुण जी, ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।